डिस्कशन करते हैं पेपर का। ये टेस्ट पेपर है ZTS-21, 10 जुलाई को हुआ है। ठीक है, चलिए सेक्शन से स्टार्ट किया जाए। इसमें क्या गिवन है, एक क्वांटिटी x है और ये आ रहा है 2k² L² अपॉन m√n दिया है और परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है, परसेंटेज एरर k में दे रखी है 1%, L में दे रखी है 2% और m में दे रखी है 3% और n में दे रखी है 4%। ठीक है, KLMN, द वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन बाय, इसका मतलब हमको x में परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर ऐड हो जाती है, ये आप भी जानते हो कि नहीं जानते हो। तो परसेंटेज एरर निकालना है तो ये देखो 2 में तो कोई एरर होगी नहीं, k² ले लो तो ये आएगा 2 × 1 प्लस ये आएगा 2 × 2 आ जाएगा प्लस m का आ जाएगा 3 आ जाएगा ये प्लस और ये आएगा हाफ ऑफ 4 आ जाएगा कि नहीं, तो ये आएगा 2 + 4 + 3 और +2। ठीक है, ये कितना निकलेगा बताइए, हैं? ये आ जाएगा 3 2 5 4 9 2 11, 11% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन है, कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h is brought to a halt 8 meter by applying brakes. If the same car is traveling 60 km/h, then the distance क्या होगा, ब्रेकिंग फोर्स आपका सेम है। तो इसमें करेंगे क्या, v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है 30, ये आ गया 2a और डिस्टेंस कितनी कवर की है 8 मीटर। दूसरी बार में क्या होगा 0 - 60 का स्क्वायर बराबर 2a × s, डिवाइड करो, ये आ जाएगा 1/4 हो गया कि नहीं हो गया, और ये आ गया 8/s हो गया कि नहीं। तो s = क्या है 32 मीटर आया कि नहीं आया, s = क्या है 32 मीटर आ जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं, ये वैल्यू है। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी इस टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हो। यहाँ पर आप सीधे सीधे जब भी कभी रुकने वाला रेस्ट वाला आ जाए तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लगा सकते हो, s के लगा दिया करो तो आंसर आ जाता है। ठीक है ना, v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, s के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये है, एक स्प्रिंग है और एक यहाँ पर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन और ये आ जाएगा 20 kg और ये आ रहा है 30 kg। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि जो एसलेशन 20 वाला है, इसका जो एसलेशन है ये दे रखा है 2 मीटर/सेकेंड²। कह रहे हैं बताइए इसका एसलेशन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो क्या करेंगे भाई, इसमें पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो kx होगा, तो ये क्या हो जाएगा 200 - kx बराबर 30a आएगा कि नहीं आएगा। इसमें आ जाओ, सामने की तरफ kx होगा तो ये kx बराबर कितना आएगा 20 × 2, ये आ जाएगा 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका मास कितना है 20, एसलेशन कितना है, ये कितना आ जाएगा, इसको उठाकर यहाँ रखो
200 माइनस 40, ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा बच्चा 30A आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 160, 30A आ जाएगा। ए कैंसिल है, 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 4th वाला है। क्या कह रहा है कि f इक्वल्स टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर है और मास दिया है बॉडी का 2 kg का और डिस्प्लेसमेंट दिया है 0 to 5 मीटर। द वर्क डन इन जूल इज, वर्क डन पूछ रहा है जूल में क्या होगा। तो वर्क डन आपको पता है क्या होता है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx 0 to 5। क्यों, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 7 माइनस 2x और प्लस 3x स्क्वायर और dx 0 to 5। ये क्या मिलेगा 7 dx मिला माइनस 2x dx मिला और प्लस 3x स्क्वायर और साथ में dx होगा। ये 0 to 5 आ गया, 0 to 5, ये हमारा वर्क डन हो गया। इसमें क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, है ना, यहाँ से करेंगे W इक्वल्स टू, ये आ जाएगा देखो 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x की पावर 3/3 और 0 to 5 हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 5 माइनस 2 कट गया तो 5 का स्क्वायर 3 कट गया प्लस 5 की पावर 3, तो ये आएगा 35 माइनस 25 प्लस 125। तो ये W इक्वल्स टू आ जाएगा 135 जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle 45 है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो बैंकिंग में एक सीधा साधा फॉर्मूला है, tan थीटा v स्क्वायर बाई RG है। यहाँ पे रख देंगे tan 45 और v स्क्वायर अपॉन रेडियस कितनी दे रखी है 90 मीटर है और g 10 ले लो, तो ये तो 1 आएगा, तो 900 इक्वल टू v स्क्वायर आएगा, तो ये 30 इक्वल टू v आ जाएगा। आंसर हो गया देखो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 6 वाला क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 पार्टिकल आर एट रेस्ट शोन इन द फिगर। एक पार्टिकल यहाँ पर शो किया है 2 kg का, एक पार्टिकल यहाँ पे शो किया है 3 kg का, और सामने की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 6 न्यूटन का लग रहा है। अब पूछ क्या रहा है, सडनली अ फोर्स इतने स्टार्ट एक्टिंग ऑन 3 kg पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पार्टिकल एट t इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप एक काम करो, t इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल लो। इसका एसलेशन कितना होगा, एसलेशन आ जाएगा 6/3, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब v का क्या फॉर्मूला है, u प्लस 80 है, तो ये हमारा क्या हो गया 0 है, तो u 0 हो गया। a कितना है 2, टाइम कितना है 5, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब उसके बाद लगा दीजिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन क्या होता है m1 प्लस m2। m1 इसका मास कितने kg है 3 है, इसकी वेलोसिटी 10 है, दूसरे वाले की देखो 0 है, रेस्ट पर है, अपॉन दोनों का मास मिला दो तो 5 आएगा कि नहीं, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितने मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू स्फेयर्स वन ऑफ विच इज हॉलो एंड अदर इज सॉलिड, दे हैव आइडेंटिकल मासेज एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज गिवन बाय, डायमीटर के अबाउट उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और मासेज आइडेंटिकल हैं। तो देखो जो सॉलिड होता है ना, पहले इसने जो नाम रखा है वो हॉलो है फिर सॉलिड है, पहले हॉलो लिखा है बाद में सॉलिड लिखा है। हॉलो का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr² होता है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr² होता है कि नहीं होता है। अब वो कह रहा है कि बताइए है ना, यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के सेम है, तो ये आएगा 2/3 mr² 2/5 mr² m कट गया 2 कट गया तो r1² अपॉन r2² 3/5 है r1/r2 √3 अपॉन √5, आंसर आ जाए। ठीक, अगला देखिए, थिन रॉड ऑफ लेंथ एल मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड एंड रोटेटेड विद एन रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हाफ आई हो गया 1/3 और एम एल स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा होता है 2πn, होता है कि नहीं होता, इसका स्क्वायर होगा तो ये कितना आ जाएगा 1/6 ले लो इसको, और ये आ जाएगा देखो ml² और ये आ जाएगा 4π² n² आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा कि नहीं, ये 2 होगा, ये कौन सा होगा 3, तो आंसर थर्ड हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए 9th वाला देखिए, 9th वाले में कह रहा है 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल इज, तो देखो ये क्या पूछ रहा है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे सॉरी कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, l दे रखी है कि नहीं दे रखी है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करोगे बताओ, पूरे सिस्टम की एनर्जी निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, बोलो, तो यहाँ क्या मिलेगी बताओ, एक पेयर की कितनी होगी, एक पेयर की आएगी -gm² अपॉन l आएगा कि नहीं आएगा, और कितने पेयर बन रहे हैं 4 × 4 हो गया, प्लस इसके अलावा ये 2 पेयर और बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा gm² अपॉन ये देखो l√2 होता है कि नहीं होता है, तो ये आएगा l√2 और इनटू यहाँ क्या लगा दोगे बताओ, 2 लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्यों भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ये हमारी gm² अपॉन l√2 और इनटू 2 आ जाएगा, तो ये क्या करोगे, यहाँ से एनर्जी पूरे सिस्टम की निकाल करके एक की निकालनी है। अच्छा, अब अगर मान लो ऐसे ना करना हो तो एक और तरीका अपने पास होता है, तरीका ये होता है, कभी अगर केवल एक मास की एनर्जी पूछ ले तो जिस जगह पर वो मास रखा है वहाँ पोटेंशियल निकाल लो और उसको m से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल कौन कौन डेवलप करेगा यहाँ, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो कितना पोटेंशियल ये लोग डेवलप करेंगे बताओ, -gm/l 2 लोग करेंगे, और फिर प्लस क्या होगा gm/l√2 दूसरा करेगा, करेगा कि नहीं, और W बराबर लगा दोगे m × v लगा देना, तो W = आ जाएगा -g बाहर ले लो m² आ जाएगा अपॉन l बाहर ले लो, ये आ जाएगा 2 + 1/√2 होगा कि नहीं होगा, ऐसे कर दो आंसर आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर, ये जब मुझे लगता है ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो है ना, एनर्जी पूरे सिस्टम की निकाल करके और बांटने से अच्छा डिवाइड करने से हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो है ये लगा देंगे तो भी ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 10th नंबर का है। escape velocity of body from the surface of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये दे रखी है, और थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल दिया है 45 डिग्री, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विल बी। तो बेटा एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड नहीं करती, सेम रहेगी आंसर। आ रहा समझ में? एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है? एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, एक लिक्विड फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और एक ट्यूब जो है वो ऐसे बना रखी है, ठीक, आया हुआ क्वेश्चन है पुराना। यहाँ का जो एरिया दिया है 0.12 मीटर स्क्वायर दिया है, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो लिक्विड जा रहा है इधर 1.5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर जो एरिया दिया है ये 0.18 मीटर स्क्वायर दिया है, क्यों? और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन द लोअर ब्रांच विल बी, बोलो लोअर ब्रांच में जो क्या है, बोलो स्पीड है वो कितनी होगी? तो बेटा एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखो एरिया a ले लो, वेलोसिटी v ले लो, यहाँ a1 ले लो, v1 ले लो, यहाँ a2 ले लो, v2 ले लो। तो यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी ये आएगा a1 v1 प्लस a2 v2 होगा कि नहीं होगा? लगा दो, आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? ऐसे समझ लो ना कि जितना करंट यहाँ से आएगा आगे जा कर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हम लोगों ने लगा दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक, करंट वाले से कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। अ बबल ऑफ 8 मिलीमीटर डायमीटर इज फॉर्म्ड इन एयर। एक बबल है और उसकी जो रेडियस है वो 4 मिलीमीटर है, डायमीटर 8 दिया है ना। सोप सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है वो दिया है 30 डाइन पर सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है ये, है ना? ये पूछ रहा है एक्सिस प्रेशर बताओ कितना होगा। क्लियर है? तो एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला 40/R होता है। लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? ये आएगा 4। अच्छा, इसको न्यूटन में कर लेना बच्चा। तो 30 10⁻⁻5 10⁻⁻2, ये -3 बचेगा। तो ये आएगा 3 × 10⁻⁻2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻2, रेडियस 4 मिलीमीटर है, -3। ये देखो ये -1 बचेगा, 4 से 4 कट गया, ये ऊपर जाके प्लस, तो 30 क्या आ जाएगा बताओ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक्सिस प्रेशर होगा कि नहीं होगा? डाइन में इसने दिया है तो डाइन में भी कर सकते हो। हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो 30 10⁻⁻ कितना होगा? 5/10⁻⁻ क्या होगा? 4, और इतने क्या होगा? 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों भाई? तो यहाँ से 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 300 आंसर। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका ध्यान रखिए, यूनिट अगर ना चेंज करना होता तो चाहे इसी में रख देते, हम फर्जी चेंज किए हैं, है ना। हमने आंसर देखा नहीं था पहले, डाइन में सारे हैं तो यहीं पे कर देते, तो प्रेशर निकल के कितना आ जाता? 4, और ये तुम्हारा 30 डाइन था अपॉन ये 4 मिलीमीटर ना, सेंटीमीटर कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा बताओ? ये हमारा आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? 0.4 आएगा ना। सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल कर दो, यहाँ से 300 आ जाएगा सीधे सीधे। तो यहीं से आंसर निकाल लेते। क्यों? आ रहा समझ में? क्या दिया बेटा? डायमीटर दिया, रेडियस कर लो, हाफ कर लो, डायमीटर दिया उसको। हो गया बच्चा? यूनिट का ध्यान रखना, जब सब सेम है तो कन्वर्ट करने की आपको आवश्यकता है नहीं। हमने ऑप्शन देखे नहीं थी इसलिए कर दिया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्या कह रहा है? अ लॉन्ग मेटेलिक बार इज कैरिंग हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर अंडर स्टेडी स्टेट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर
एक्स फ्रॉम द हॉट बॉडी इज बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अदर एंड स्टेडी स्टेट है। अगर देखो स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब क्या है, ही एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कंडक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे बनेगा। इसको कहते हैं लेग्ड कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको? लेग्ड कंडक्टर। लेग्ड कंडक्टर क्या होता है? जिसमें नो लॉस ऑफ हीट, ओनली कंडक्शन, नो लॉस ऑफ हीट, ओनली कंडक्शन, केवल कंडक्शन हो जाए। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? और अगर अनलेग्ड होता है, जिसमें लॉस भी हो रहा होता है, तो मालूम क्या होता है इसमें ग्राफ कैसे बनता? ये ग्राफ ऐसे बनता। ये हमारा अनलेग्ड होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अगर उसने स्टेडी स्टेट ना लिखा होता तो हमारा आंसर थर्ड हो जाता। अगर स्टेडी स्टेट ना लिखा होता तो आंसर हमारा कौन सा हो जाता? बोलो, थर्ड वाला हो जाता। आंसर थर्ड हो जाता। हो गया? समझ में आया? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। अ ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट, देखो लेमडा एम दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और टेम्परेचर जो दे रखा है ना, टेम्परेचर दिया है, ये दिया है 1227 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन कर लेना। पहली बार का हो गया ये। दूसरी बार का कह रहा है टेम्परेचर जो हो गया है T2, ये हमारा हो गया 2227 प्लस 273 कर देना। मैक्सिमम इंटेंसिटी अब किस वेवलेंथ पे एमिट होगा, लैम्डा एम पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना, ये सीधा सीधा वीन्स लॉ का क्वेश्चन है। लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यहाँ पर कितना टेम्परेचर आ रहा है? ये आ रहा है 1500 केल्विन आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? 1500। यहाँ पर कितना आ रहा है? 2500 केल्विन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? पहले वाली वेवलेंथ ही है, दूसरी वाली निकल आएगी आराम से। ठीक, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 पे आ जाइए। व्हाट इज रिक्वायर्ड हीट ऑफ 1 मोल ऑफ H2 एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री। कह रहे कितनी हीट चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पे? तो डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी होता है कि नहीं होता है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो कह रहा है कितनी हीट चाहिए कि टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज़ किया है? टेम्परेचर जो इंक्रीज़ किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज़ किया है। कितने का टेम्परेचर किया है? बोलो, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज़ किया है। और क्या कह रहा है ये कह रहा है, हाँ, H2 गैस है, 1 मोल दे रखा है। तो सब तो पता है अपने को, इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। भाई देखो, डेल्टा U निकालोगे तो ये क्या होता है? बोलो म्यू आर, बोलो म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? और प्लस पी डेल्टा वी निकालोगे तो ये सीधे सीधे आपका म्यू आर डेल्टा टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, ये क्या होता है? इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है? म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, है ना। तो ये हमारा डेल्टा क्यू आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ से कॉमन ले लेना, म्यू तो 1 है, आर कॉमन ले लो, डेल्टा टी कॉमन ले लो, 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? आर डेल्टा टी ले लो, और ये कितना आ जाएगा बताओ? गामा माइनस 1 ऊपर ले जाओगे 1 कट जाएगा, तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 आएगा। अच्छा, इसने जो आंसर दिया कैलोरी में दिया है, तो बेटा आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है, डेल्टा टी 10 है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? ये गामा कितना होता है? H2 है ना, डायटोमिक का कितना होता है? 7/5 होता है। तो 7/5 अपॉन 7/5 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, 7/5 2/5, 5 कट गया, 10 आएगा, तो 70 कैलोरी आएगा कि नहीं आएगा? आंसर आएगा। आर की वैल्यू CGS सिस्टम में कितनी होती है? 2 होती है, तो सीधे यहाँ 2 लिख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आर की वैल्यू CGS सिस्टम में कितनी होती है बताओ? 2 होती है कि नहीं होती? आंसर हो।
ऐसे किया जाता है ना? है आसान कि नहीं? क्वेश्चन नंबर है 16। A simple pendulum suspended from the root of the lift oscillates with frequency nu. When the lift is at rest, lift freely falls under gravity, frequency 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑसिलेशन बंद हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 आ जाएगी बेटा। अगला, when sound wave is refracted from air to water, which of the following quantities remain unchanged? तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्लियर हो रहा है? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, है ना? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। अ पॉइंट चार्ज Q लोकेटेड एट द ओरिजन, पॉइंट चार्ज 4Q लोकेटेड एट x इक्वल टू a, वेयर ये, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बिटवीन टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो एट x इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो चार्ज हैं, एक चार्ज ओरिजन पे रखा है, ये Q है, ये 4Q है, a डिस्टेंस है। कह रहे हैं बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा? तो आप आराम से कर सकते हो, x मान लो डिस्टेंस है, तो ये हो गया x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1R अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ QR a अपॉन अंडर रूट ऑफ Q प्लस अंडर रूट ऑफ 4Q, तो a अपॉन 3 आंसर खत्म। ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सपोज दैट अ प्लेनेट हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 इलेक्ट्रॉन पर मीटर स्क्वायर, गिवन रेडियस इतना, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। कितना पोटेंशियल डेवलप होगा इस चार्ज की वजह से। ठीक है, क्या क्या दिया है बच्चा? यहाँ पर क्या दिया है ना? इलेक्ट्रॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है ना? तो यहाँ पे एक काम करो, इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिग्मा निकल आएगा, सीधे सिग्मा निकल आएगा। सिग्मा क्या निकल आएगा बताओ? सिग्मा जो हमारा निकल आएगा वो निकलेगा Q की जगह NE अपॉन एरिया होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 दिया है पर यूनिट एरिया, तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन है हमारा पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया कितना हो गया? 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम हो गया। कितना? 1 क्या है बोलो मीटर स्क्वायर में। क्यों आ गया कि नहीं आ गया? इतने कूलम पर मीटर स्क्वायर का चार्ज आ गया। अब ये पूछ क्या रहा है कि पोटेंशियल बताइए, तो V का फॉर्मूला होता है सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता? तो ये आएगा 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 और रेडियस दिया है 8850 किलोमीटर 10 टू दी पावर 3 और ये है 8.85 10 टू दी पावर माइनस 12। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पोटेंशियल का होता है सरफेस पर। इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, जो चार्ज होगा वो नेगेटिव में होगा सरफेस पर, तो पोटेंशियल भी किस में होगा? नेगेटिव में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये 19 था। क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफेराड, इसकी जो कैपेसिटेंस है 18 है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज ट्रिपल्ड, है ना? आर की जगह हम लोगों ने डी की जगह क्या कर दिया है? 3D कर दिया है ना? और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है ना? कैपेसिटेंस जो नई बन जा रही है वो 72 माइक्रोफेराड बन जा रही है। तो करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए तो क्या होगा? तो यहाँ पर पहली बार की कैपेसिटेंस क्या होगी? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दूसरी बार की कितनी होगी बताओ? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D आएगी कि नहीं आएगी? अब दोनों को डिवाइड करो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैंसिल हो जाएगा, तो सी पहले बार की कितनी है? 18 है, दूसरी बार की कितनी है? 72 है ना? ये क्या होगा? 3 चला गया ऊपर, अपॉन के आ जाएगा, 18 चौक 72, तो के इक्वल टू 12 आया कि नहीं आया? आंसर आ जाएगा। क्यों? सही बात है ना? ये आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये देखो, एक रेजिस्टेंस, एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक हमारा ये है, एक ये है, एक ये है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है ऐसे। ये आपका 7 ओम है, ये आपका 7 ओम है, ये आपका 7 ओम है, ये 7 ओम है, ये 7 है, ये 7 है, 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। अब देखो, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे बताओ, इनका यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे। ये हमारी जो आर इक्विवेलेंट ऊपर वाली ब्रांच की आएगी 21 ओम आ जाएगी। ऊपर वाले में जो करंट फ्लो करेगा वो 5/21 करेगा। हमें पोटेंशियल केवल इतने का चाहिए, तो V निकल के आएगा 5/21 इंटू कितना होगा, 14 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 7 2 जा 7 3 जा, तो 10 कितना होगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। ये आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, 22वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, 5 ओम है, ये R है, और ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, देखो ये यहाँ जॉकी है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस 5 है, ये R हो गई है ना। अब इन्होंने क्या कहा है, व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, है ना। इसका जो क्या है, R जो रेजिस्टेंस है, इसको एक शंट लगा दिया R के साथ, और तो जो बैलेंस पॉइंट है 1.6 L1 है, पहले L1 था, दूसरी बार में 1.6 L1 है। तो कह रहे हैं बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत आसान है, पहली बार में कितना आएगा, 5/L1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहली बार में 5/L1, और ये क्या हो गया बोलो, R/100 माइनस L1 आ जाएगा। दूसरी बार में क्या होगा, 5/ कितना होगा, 1.6 L1 हो जाएगा, इक्वल टू R की जगह R/2 आ जाएगा। शंटेड मतलब पैरेलल में होता है, शंटेड का मतलब पैरेलल में होता है, और ये आ जाएगा 100 माइनस और 1.6 L1 आ जाएगा। दोनों को आप डिवाइड कर दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, R से R कट गया है। क्लियर है। तो यहाँ से आपको L1 निकल आएगा, और L1 को उठा के इसमें रख देना, तो क्या निकल आएगा बताओ, R निकल आएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। शंटेड वर्ड अगर लिखा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना है। अगर शंटेड वर्ड लिखा है तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना है, ध्यान रखिए। अगला देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन इज मेजर्ड इन, ठीक है ना, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेट तो नेगेटिव में होती है, और वो जो आपका है क्या होगा, काई एम हमारी नेगेटिव में होगी, और जो क्या है परमिएबिलिटी है वो हमारी 0 और 1 से कम होती है ना, पॉजिटिव एंड स्मॉल। ये है आपका। अगला देखिए, अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज केप्ट अलोंग डायमीटर ऑफ सर्कुलर वायर विदाउट टचिंग इट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक वायर है और ये लूप के ऊपर से निकल के आ रही है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बिना टच किए निकल के आ रही है। ये करंट ऐसे जा रहा है इसमें, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, ये तो हम जान ही रहे हैं। तो स्टेटमेंट कौन कौन सा, पहला स्टेटमेंट देखो एकदम सही है, क्या है ना, EMF 0 होगा अगर करंट कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है EMF इंड्यूस्ड इन द लूप इज नॉन जीरो
है ना, फाइनाइट इफ़ द करंट इज़ कांस्टेंट, गलत है भाई, करंट को वेरिएबल होना पड़ेगा। तीसरा कह रहा है ईएमएफ इज़ ज़ीरो इफ़ द करंट डिक्रीज एट स्टडी रेट, है ना, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट इफ़ द करंट डिक्रीजेज एट अ स्टडी रेट, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं एक ही जैसे हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज़ नॉन इज़ ज़ीरो, अच्छा ज़ीरो, एक ज़ीरो वाला है, एक हमारा कौन सा वाला है, नॉन ज़ीरो वाला है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखो जब करंट क्या होगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, तब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ज़रा एक मज़ेदार बात देखो इसमें क्या हो रहा है। मज़ेदार बात इसमें ये हो रही है कि इसमें एक पार्ट में फील्ड अंदर है, एक पार्ट में फील्ड क्या है, बाहर है। तो इंडक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा बताओ, कैंसिल कर देगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। इसमें जो इंडक्शन है उससे क्या होगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इंडक्शन तो होगा लेकिन जीरो हो जाएगा। क्यों, इधर फील्ड अंदर है, इधर फील्ड क्या है, बाहर है। तो इस वाले पार्ट में जो करंट की डायरेक्शन होगी इस वाले की दोनों को अपोज करेगी। तो आप ये मान के चलो कि दोनों मिलकर नेट क्या कर देंगे बताओ, जीरो कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? इंडक्शन तो होगा लेकिन जीरो करंट आएगा। बात को समझो। तो ये हमारा हो गया। अगला 26, द रिजल्टेंट रिएक्टेंस इन एन एलसीआर सर्किट इज, है ना। एलसीआर सर्किट में रिजल्टेंट रिएक्टेंस कितनी होती है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। फैक्ट है ये तो, है ना, सबको पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना। तो इन्होंने कहा कि कौन सा फॉल्स है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, याद रहेगा। और किसके साथ परपेंडिकुलर होते हैं, वो डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ भी परपेंडिकुलर होते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28 वाले में क्या हो रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 28 वाला देखो। 28 वाले में एक ट्रायंगल बनाया है, प्रिज्म बनाया है, और इस प्रिज्म में ये जो एंगल दिया है 45 का दिया है। यहाँ से देखो तीन कलर आते हुए दिख रहे हैं, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है। तीनों के वो दिए हैं, क्रिटिकल एंगल दिए हैं। एक का 46 दिया है, एक का तुम्हारा कौन सा दिया है 44 दिया है, एक का 43 दिया है ना। द अरेंजमेंट विल सेपरेट, कौन सा कलर सेपरेट हो जाएगा। तो देखो इसके लिए 45 डिग्री है। देखो अगर यहाँ पर आप आकर के और ग्रेजिंग करा दो तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि क्रिटिकल एंगल अगर इसको ले लिया जाए तो ये ज़्यादा है, इसका TIR हो जाएगा, और इन दोनों के क्या हो जाएंगे बोलो, रिफ्रैक्शन हो जाएंगे। तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये वाला जो है अलग हो जाएगा इसमें। तो जो 46 डिग्री क्रिटिकल एंगल है वो किसके लिए दिया है, 46 डिग्री रेड के लिए दिया है। तो रेड वाला अलग हो जाएगा, रेड विल बी सेपरेटेड। रेड वाला जो कलर है वो हमारा सेपरेट हो जाएगा, द रेड कलर विल बी सेपरेटेड। बात को समझो। अगला देखो 29 वाला देख लो। क्वेश्चन नंबर है 29। क्या कह रहा है 29 वाला, ये कह रहा है कि यहाँ पर एक रॉड है इस तरीके से। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर है। ये इमेज जो बन रही है वो 30 पर बन रही है इसकी, है ना। इमेज जो बन रही है वो 30 पर बन रही है, ठीक है ना। अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बताइए, नहीं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, इमेज की पोजीशन पूछ रहा है कहाँ होगी। बताइए कि इसमें इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे बच्चा, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे μ2/v माइनस μ1/u और μ2 माइनस μ1/r। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, v निकालना है, 1/u माइनस 15 आ जाएगा, ये बराबर क्या हो गया 1.5 माइनस 1, r कितना हो गया है 30। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, r कितना हो गया है बताओ, 30 हो गया है कि नहीं हो गया।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो V निकल के आ जाएगा, क्यों आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइगन्स थ्योरी। तो आंसर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो होती है वो वेव नेचर, पोलराइजेशन जो है वो हाइगन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, है ना, क्यों नहीं कर सकते उसको इससे हम लोग हाइगन से, क्योंकि पोलराइजेशन में क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर लेके चला जाता है। क्या लेके चला जाता है बताओ, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो वो इसमें मेंशन हाइगन थ्योरी में नहीं था, है ना। वेव नेचर जरूर था लेकिन ये मेंशन उसमें नहीं था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, द फार फील्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट अंडर पॉलीक्रोमेटिक इल्यूमिनेशन द फर्स्ट मिनिमा विद द वेवलेंथ λ1 इज फाउंड टू कोइंसाइड विद द थर्ड मैक्सिमा, है ना, λ2। ठीक है, तो देखो पहली बात तो आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। मिनिमा के लिए होता है n लैम्डा d/a होता है, ये मिनिमा के लिए होता है, और मैक्सिमा के लिए होता है 2n+1 और लैम्डा d/2a होता है, ये मैक्सिमा के लिए डिफ्रैक्शन में होता है। अब थर्ड अगर है तो 1 2 3, यहाँ पे 3 रख दो तो 3 2 जा 6 + 1 7, है ना। ये कह रहा है फर्स्ट इसका है, तो यानी कि फर्स्ट के लिए क्या हो गया, n1 1 हो गया λ1, और यहाँ पर आ जाएगा 7/2 λ2, तो यहाँ से λ1 बराबर आ गया 3.5 λ2, आंसर आ गया। देखो थर्ड आंसर है। अगला देखिए 32 वाला देख लिया जाए, 32 वाला देख ले। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 25 अंडर एंगस्ट्रॉम एंड इतने या रेडिएंट सरफेस वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन द रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है बच्चा, क्या होगा, तो V0 होता है क्या, hc/λ × E माइनस वर्क फंक्शन होता है इसमें कि नहीं होता है ना। तो इसमें सीधे सीधे आपको 2 बार इस फॉर्मूले को लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 बार इस फॉर्मूले को आप लगा देंगे तो आपका क्या निकल आएगा बताओ, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आपका V0 है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि नहीं। hc/λ, है ना, hc/E की आप डायरेक्टली वैल्यू भी याद कर सकते हो, रख कर के इसमें निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको देखो निकाल के दिखाऊं, hc की जो वैल्यू होती है आप देखें तो 2 × 10⁻⁻25 होती है, तो hc/λ × E करो तो ये आएगा 2 × 10⁻⁻25, और पहली बार की वेवलेंथ है 2500, है ना, एंगस्ट्रॉम -10 1.6 10⁻⁻19 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, है ना, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, तो यहाँ पर पहले सॉल्व कर लो तो ये आएगा तुम्हारा -15 आ जाएगा इसमें। ये कितना मिलेगा, यहाँ पे -15 है तो माइनस का 4 मिल जाएगा, 2 जीरो यहाँ से चले जाएंगे तो -2 मिल जाएगा। ये ऊपर ले जाओगे तो ये तुम्हारा 200 हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना होगा 1.6 आ जाएगा इंटू 25, 25 8 200, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा पहली बार में। पहली बार में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। दूसरी बार में इसका आधा हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। पहली बार में वर्क फंक्शन इसमें से माइनस कर दो तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी, दूसरी बार में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कर दो तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी, दोनों का रेशो ले लो, 3/0.5 तो कितना निकलेगा 6/1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो, इसको आप किस में कर लो बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 34 वाला है। डायोड इसमें बने हुए हैं, कह रहा है कि किसमें, विच इज़ रिवर्स बाइस, इनमें से रिवर्स बाइस कितना, तो ये तो बहुत आसान है। रिवर्स बाइस का मतलब होता है कि जो N वाला है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है और P वाले का कम है, तो ये आंसर साफ साफ आपको थर्ड वाला दिख रहा है।
क्या दिख रहा है, थर्ड है। अगला देखिए, इन द गिवन सर्किट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर एस फॉर जीनर डायोड टू रेगुलेट वोल्टेज ऑन लोड रेजिस्टेंस। इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। आर एस का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, और ये देखो जीनर डायोड हो गया यहाँ पे, ये जीनर डायोड हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये देखो ये आपका 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये आपका 6 वोल्ट है, और ये आपका 1 किलो ओम का है, ये आपका 1 किलो ओम का है। तो कह रहे हैं आर एस बताइए। तो बहुत आसान है, ये हमारा 6 है तो इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, मिलेगा 6 वोल्ट की नहीं मिलेगा। अगर इसको 6 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, और बाकी का जो 24 वोल्ट है वो इसको मिल जाएगा, मिल जाएगा। और V इक्वल टू क्या लगा दोगे बताओ, IR लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे। V इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, IR आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। V इक्वल टू IR। अब देखो यहाँ से I जो निकलेगा, देखो ये I ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से करेगा कि नहीं, जीनर डायोड में जाना नहीं बिना ब्रेकडाउन के। तो यहाँ पर I की वैल्यू तो दोनों में सेम होगी। I कितना होगा बताओ, है ना, 6/1 किलो ओम आएगा कि नहीं आएगा, 10⁻³ और इनटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आई हो गया, आर एस इक्वल टू कितना हो गया 24 आएगा कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 4, तो आर एस इक्वल टू 4 किलो ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे किया जाता है। जीनर डायोड में जब तक दिया ना जाए ब्रेकडाउन तब तक क्या है, करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना, फ्लो करंट नहीं करता है, इसमें ध्यान रखना। 35 हो गया, ये 35 वाला था, 34 तो ओरली हो जाएगा। अब उसके बाद आइए 36, क्वेश्चन नंबर 36, है ना। एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, और ये ग्राफ 80 का ग्राफ है, और यहाँ पर एक्सेलेरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 6 सेकेंड दिया है। मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है क्या होगी, तो देखो इसका एरिया निकाल दो, हाफ बेस इंटू हाइट V निकल आएगा, तो V इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। एरिया क्यों निकाला, एरिया जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, आंसर खत्म हो गया। अगला देखिए, सॉलिड स्फीयर रोल डाउन द 2 डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन ऑफ द सेम हाइट बट ऑफ डिफरेंट इंक्लिनेशन। तो हाइट अगर सेम है तो स्पीड सेम होगी, बाकी चीज़ें अलग हो जाएंगी, टाइम अलग हो जाएगा आने का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इंक्लिनेशन अलग है। अगला देखिए, मोनोएटॉमिक गैसेस सडनली कंप्रेस टू 1/8, है ना, द रेशो ऑफ प्रेशर गैस नाउ टू दैट ऑफ ओरिजिनल। तो बहुत आसान है, इसमें सीधे सीधे क्या करोगे बताओ, PV टू दी पावर गामा इज कांस्टेंट, है ना। तो ये आ जाएगा P1, पहली बार का P1 हो गया, वॉल्यूम P लिख लो चाहे तो, है ना, ये ऐसे कर लो भाई, हमें प्रेशर निकालना है ना, तो ये कर लो P1 V1, यहाँ P2 V2 की पावर गामा, तो P2 निकल आएगा P1, है ना, P1, और ये आएगा V1/V2 की पावर गामा आ जाएगा। वॉल्यूम को क्या है 1/8 कर दिया है, तो ये कितना मिलेगा P1, तो 8 की पावर गामा, मोनोएटॉमिक गैस है तो ये 5/3 होता है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें प्रेशर निकल आएगा। क्यों। अगला देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन वर्किंग बिटवीन 800 एंड 500 केल्विन। इन दोनों टेम्परेचर के जो बीच में एफिशिएंसी है पूछ रहा है। है ना, क्या टेम्परेचर दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका है 39। पहले वाला जो टेम्परेचर दिया है वो कितना दिया है ना, 800 केल्विन, ये सोर्स का हो गया। दूसरा सिंक का दिया है 500 केल्विन। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 40। पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू 2 साइमल्टेनियस साइनसोइडल वेव, है ना। 2 इक्वेशन है, एक दिया है तुम्हारा x1 a sin ω t, और जो x2 दिया है वो दिया है a sin ω t + 2y/3 दिया है। अब ये क्या पूछ रहा है, और x3 जो दिया है वो दिया है b sin
ओमेगा टी प्लस फाई दिया है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है ये, टू ब्रिंग द मास टू कंप्लीट रेस्ट द वैल्यू ऑफ बी एंड फाई आर। तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है x1 x2 का, वो पता कर लो पहले क्या होगा, और उसी के क्या है बराबर लगाना पड़ेगा रेस्ट पे लाने के लिए, नहीं लाना पड़ेगा। इन दोनों का देखो फेज डिफरेंस 2π/3 है, 120 डिग्री है। कितने डिग्री का है? तो 120 डिग्री में जो रिजल्टेंट होता है वो इन्हीं के बराबर होता है। अगर दो वेक्टर बराबर हों तो इनका रिजल्टेंट ए और ए का ए ही रहेगा, तो जो इसका होना चाहिए वो भी ए रहेगा, तभी तो कैंसिल कर पाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ए होना चाहिए इसका, पहली बात। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर मान लो तुमने इनका किया, देखो एक ये था तुम्हारा, एक 120 डिग्री पे ये जा रहा था, इनका रिजल्टेंट 60 पे जाएगा, तो इसके जस्ट ऑपोजिट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये तुम्हें, ये देखो ये 2π/3 है, 2π/3 है कि नहीं, इतना और इधर की तरफ तुमको आ जाना है कि नहीं आ जाना है, तभी तो ये कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा। या ऐसे ले लो, ये π/3 है, तो इधर से क्या होगा, ये उल्टी तरफ से चल लो ना, तो टोटल तुम्हारा 360 होना चाहिए। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 4π/3। कितना एंगल हो जाएगा बताओ, 4π/3 आ जाएगा। इधर से 2π/3 माइनस कर दो 2π में से, क्यों, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2π माइनस 2π/3 कर दो, ये 6 में से 2 गया, कितना बचा बताओ, 4π/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा आ गया बताओ, सेकेंड वाला आ गया। इलेक्ट्रिक डायपोल है, ओरिजिन पे रखा है, 41 की बात हो रही है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 41। एट पॉइंट P फार अवे फ्रॉम द डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू y एक्सिस, OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। इसमें देखो फार्मूला होता है बच्चा, थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा प्लस एल्फा, हाँ सॉरी, टेन एल्फा जो होता है वो टेन θ/2 हुआ करता है, होता है कि नहीं होता है। टेन एल्फा बराबर कितना होता है बोलो, टेन θ/2, यही तो होता है कि नहीं होता, भूल गए क्या ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, ये यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड होता है वो एल्फा एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है ना, और ये एंगल हमारा थीटा होता है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये अल्फा होता है, तो यहाँ टोटल एंगल हमारा थीटा प्लस अल्फा होता है। टोटल एंगल कितना होता है बताओ, थीटा प्लस अल्फा हुआ करता है कि नहीं करता है, ये है। तो यहाँ पर टेन अल्फा बराबर टेन θ/ कितना होता है बताओ, 2 हुआ करता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, बस आप समझ गए होंगे रिलेशन क्या करना है, क्यों। ठीक, हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 90 माइनस कितनी रख देंगे, थीटा रख देंगे, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। अगर y के पैरेलल होगा तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा रख देंगे, यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अल्फा की जगह क्या रख देंगे बताओ, 90 माइनस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये देखो यहाँ पर आ गया 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 θ/2 आ जाएगा। तो ये आएगा कॉट थीटा, 10 θ/2 आएगा, ये आएगा 1/10 थीटा, 10 θ/2 आएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा 2 आएगा, तो 10 थीटा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे करना है आसान कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हर चीज़ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं आ सकती ना। क्वेश्चन नंबर देखो 42 डायरेक्टली हो जाएगा आपका, क्यों, पैरेलल में कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, NC हो जाती है, तो हाफ NC V² हो जाएगा। 43 वाले में देख लो, द टोटल पावर कंजम्पशन फॉर द गिवन सर्किट इज। अब देखो दो बल्ब हैं, है ना, ये दो बल्ब दिए हुए हैं, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, और ये दोनों हमारे किस में है बताओ, 220 वोल्ट है ये, है ना। यहाँ पर जो है इसका दिया है 110 वोल्ट और 100 वाट दिया है,
इसका दिया है कितना 220 वोल्ट और 400/3 वॉट दिया है। दिया कि नहीं दिया? क्या पूछ रहा है? टोटल पावर कंजम्पशन बताइए कितना होगा। टोटल पावर कंजम्पशन बताइए। इसको 220 वोल्ट हमने लगा रखा है। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे R निकाल लीजिए बेटा, R1 निकाल लीजिए, R2 निकाल लीजिए, और दोनों सीरीज में हैं, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आ जाएगा। और पावर का फॉर्मूला V²/R लगा देना। V आपने 220 लगाया है टोटल इसमें। क्यों? R निकालने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, V²/R से दोनों की R निकाल लो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। 43 वाले में क्या कह रहा है? प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी वाई एक्सिस में दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1 माइक्रो टेस्ला दे रखा है, ठीक है ना। अब क्या है? एक्टिंग अलोंग 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, एंगल जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये? द रेडियस ऑफ सर्किल इन द हेलिकल पाथ इज, हेलिकल पाथ में रेडियस पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे बताओ? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक पैरेलल वाला होता है, एक परपेंडिकुलर वाला होता है। तो जब रेडियस निकालते हैं तो mv परपेंडिकुलर लेते हैं अपॉन qb आता है कि नहीं आता है? बात खत्म हो गया। तो यहाँ पर v cos 30 पैरेलल हो गया और v sin 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेकर के बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे बताओ? ये वैल्यू है। अब अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आई स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न रेशियो ऑफ 100:1, है ना। 100:1 का रेशियो दे रखा है, और अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज फेड। देखो सेल बोल दिया तो DC है, DC में इंडक्शन नहीं होता तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है? I1 दिया है, अल्टरनेटिंग करंट दिया है, I इक्वल टू दिया है I1, सॉरी है ना I1, और cos ωt दिया है, और दूसरा वाला जो करंट दिया है वो दिया है I2 sin ωt। क्या पूछ रहा है वो? RMS बताइए क्या होगा। तो बहुत आसान है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर अपॉन मीन ले लीजिए, तो क्या निकल आएगा? IRMS आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगला 47, पर्सन वियर्स ग्लासेज ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर, व्हाट इज़ द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन विदाउट ग्लासेस। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, 1/v -1/u 1/f होता है, यानी कि पावर होता है कि नहीं होता है। रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें हमको फार पॉइंट पूछ रहा है, मतलब इन्फिनिटी नहीं है इसमें। जो फार पॉइंट हमारा है वो इन्फिनिटी नहीं है, है ना। तो वो इन्फिनिटी जो हमारा है वो हमको पता करना है। क्लियर हो रहा है? इन्फिनिटी की जगह पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। फार पॉइंट u तो इन्फिनिटी हो गया, ये तो हटा दो। 1/v इक्वल टू माइनस कितना होगा? 2.5 डायोप्टर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करोगे तो v निकल के आएगा 1/-2.5 आ जाएगा। तो -10 कितना होगा, है ना, 2.5 है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 10/25 आएगा। तो माइनस कितना होगा बोलो? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 25 चौको 100 होता है, क्यों? -0.4 मीटर आ जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस में आता है बेटा, क्योंकि लेंस में क्या होता है, सामने इमेज बनती है पहले, तब हम लोग रेटिना पे फाइनल इमेज बनाते हैं। ये अगला देखिए, एज द मास नंबर इंक्रीजेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में इंक्रीज और में डिक्रीज, वो तो डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला 49, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट X इज सेम एज द मीन लाइफ टाइम ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट Y।
इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम देन। तो कह रहा हाफ लाइफ किसकी, एक की हाफ लाइफ दूसरे की मीन लाइफ के बराबर है। तो देखो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लेमडा और मीन लाइफ का 1 अपॉन लेमडा होता है। ये लेमडा 1 ले लो, ये लेमडा 2 ले लो, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से लेमडा 1 जो होगा 0.693 इंटू क्या होगा, लेमडा 2 होगा कि नहीं होगा। तो लेमडा 1 छोटा है ना, और लेमडा 2 जो है वो बड़ा है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जिसका लेमडा ज़्यादा होता है डिके कांस्टेंट, वो जल्दी डिके करता है कि नहीं करता। तो ये आंसर वाई विल डिके फास्टर देन क्या हो जाएगा बताओ, एक्स। अगला देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एमिटर रीजन। इफ 2% आर लॉस्ट इन बेस रीजन देन कलेक्टर करंट एंड द एम्पलीफायर फैक्टर बीटा रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं ये पूछ रहा है ना। कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं भाई, 10 टू दी पावर 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, 10 टू दी पावर 10 है ना, एंटर इन द एमिटर रीजन। और कितने सेकंड में एंटर हो रहे हैं, 10 टू दी पावर -1 सेकंड में एंटर हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक सेकंड में कितने एंटर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 टू दी पावर 11 एक सेकंड में एंटर हो रहे हैं। एक और बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। अब ये क्या पूछ रहा है बताओ, ये कह रहा 2% इसका लॉस हो गया तो बचे 98%। कितने परसेंट बचेंगे बताओ, 98% बचेंगे। तो 98% इसका ले लो, 98% है ना ऑफ 10 टू दी पावर 11, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, और 1.6 10 टू दी पावर -19 इतना करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इतना करंट यहाँ से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बोलो सही बात है ना, सीधी सीधी बात है। 10 टू दी पावर 10 थे, 10 टू दी पावर -1 सेकेंड में, तो कितने हो जाएंगे, 10 टू दी पावर 11 1 सेकेंड में आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसके 2% लॉस हो गए हैं, बचे कितने परसेंट है। तो ये कलेक्टर करंट आपका निकल आया। कौन सा करंट निकल आया बताओ, ये आपका कलेक्टर करंट निकल आएगा। कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल आएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक, ये है। ठीक है, तो तरीका हमने आपको बता दिया है ना। बाकी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आप कैसे निकालते हो, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा पूछ रहा है, तो बीटा का फॉर्मूला होता है IC अपॉन IE होता है। IC अपॉन कितना होता है बताओ, IE होता है इसमें, IC अपॉन IE होता है इसमें, होता है कि नहीं होता है। ये आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। ओके, ये आपके पेपर का डिस्कशन हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, गलती अगर आपको कोई लगे तो आप अपना